Hi students, I am Sahil. Welcome to your channel of IIT Manthan. Let's continue the topic of atomic structure. हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक कवर किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद नाउ लेट्स डिस्कस बोहर्स मॉडल. तो बोहर्स मॉडल से पहले हमें रदरफोर्ड की लिमिटेशंस भी पढ़नी होगी. हमने कौन कौन से मॉडल पढ़े हैं अभी तक एटम के बारे में. देखो, जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल. उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था. रदरफोर्ड ने काफी अच्छे से बताया था कि न्यूक्लियस जो है ये बहुत हैवी है एंड इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? Limitations of Rutherford model. इसकी लिमिटेशन है, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही. स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब कि अगर हम बाकी सब जो लॉजिक है साइंस का उस टाइम पर जो था उसके हिसाब से अगर एटम को देखें तो एटम तो स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए. और रदरफोर्ड ने तो जो डेफिनेशन दी है उस हिसाब से मतलब एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों है? बिकॉज मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल must radiate energy. अब इसको ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है. कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जो एक्सेलरेट हो रहा हो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब कि रिलीज करेगा. अब अगर ध्यान से देखो मॉडल ऑफ एन एटम, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. इसकी स्पीड अगर हम कांस्टेंट मान भी ले तो डायरेक्शन तो चेंज हो जा रही है हमेशा. पहले ये डायरेक्शन है, फिर ये है, फिर ये हो जा रही है, ये हो जा रही है, ठीक है. मतलब इसकी वेलोसिटी चेंजिंग है. वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी के पास क्या है? स्पीड एंड डायरेक्शन भी है. तो इसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. एंड इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटिंग. अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है तो मैक्सवेल ने तो कहा है कि एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल. क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज है? यस, एन इलेक्ट्रॉन इज चार्ज. क्या इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो रहा है? हाँ, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल. यस इट इज, एंड इट शुड रिलीज एनर्जी. ठीक है. तो मैक्सवेल वाला लॉजिक अगर यहां लगाए दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग एनर्जी. तो एनर्जी लूज करके क्या होगा? वो इसका सर्कल छोटा होता जाएगा, कम एनर्जी होगी तो और इलेक्ट्रॉन के पास आता रहेगा. इलेक्ट्रॉन के पास आते 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 इट विल कोलैप्स. न्यूक्लियस के अंदर खत्म, एटम खत्म, कोलैप्स हो गया. तो रदरफोर्ड ने ठीक से बता नहीं पाया कि स्टेबल कैसे है. फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अगर एनर्जी तो फिर तो उसके अंदर गिर जाएगा. किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर. इसको स्पाइरल पाथ भी बोलते हैं. स्पाइरल पाथ मतलब इस तरह का. सर्कल तो ऐसा हो गया कांस्टेंट रेडियस का. स्पाइरल क्या होगा? रेडियस छोटा 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 होता गया, लास्ट में इधर आ गया. तो दिस इज अ स्पाइरल पाथ. दैट मीन्स रदरफोर्ड ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी कॉन्स्टेंटली एंड उसका जो सर्कल है वो छोटा होता रहेगा एंड इट विल फॉलो स्पाइरल पाथ एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल कोलैप्स. ये समझ आ गया? ये किस लिए बनाया था? ताकि दिखाने के लिए कि उसकी स्पीड लगातार, स्पीड सेम भी हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है. तो ये डायरेक्शन तो बदल रही है, सेम तो नहीं है. कभी ऐसी है, कभी ऐसी, कभी ऐसी, कभी तो चेंज हो रही है डायरेक्शन. तो मतलब एक्सेलरेशन हो रही है.
एक्सेलरेशन हो रही है तो एनर्जी लूज करेगा, लूज करते करते यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे इसको सोच सकते हैं हम, सिंस एन इलेक्ट्रॉन revolves in circular path, the direction is always changing, है ना। डायरेक्शन जो भी है उसकी वो हमेशा चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजिंग एंड हेंस velocity is changing, therefore it is accelerating। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेट हो रहा है सो इट मस्ट लूज एनर्जी, ये क्यों कहा हमने, ये यहां से आया भाई, ये लॉजिक यहां से आया। और अगर एनर्जी लूज करेगा तो फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इट मस्ट लूज एनर्जी एंड इट्स सर्कुलर ऑर्बिट विल कीप गेटिंग स्मॉलर and ultimately it will fall into the nucleus। बहुत ही अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो वेलोसिटी से घूम रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन हो रही है, एनर्जी लूज करेगा, लूज करेगा तो सर्कुलर पाथ छोटा छोटा होता होता उसके अंदर घुस जाएगा, किसके, न्यूक्लियस के अंदर, और कोलैप्स हो जाएगा एटम। तो ये फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक की हेडिंग क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। Second limitation is unable to explain the spectra of elements। Unable to explain लाइन स्पेक्ट्रम। देखो ये बहुत, स्पेक्ट्रम जो है ये बोहर मॉडल के बाद ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा। एक बार बोहर मॉडल समझ आ जाए तभी मैं बता पाऊंगा अच्छे से कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। अभी के लिए लिख लो पॉइंट। और थर्ड है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट energies of electrons in various shells। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में इसने कुछ खास कमेंट बताया नहीं हमें, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, 3 मेजर लिमिटेशन इसकी हैं। सबसे मेजर तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे आते हैं। सेकेंड इज लाइन स्पेक्ट्रम, नहीं बता पाया ये क्या है लाइन स्पेक्ट्रम, अभी के लिए अंडरलाइन कर लो। इस पे काफी इस पे ये पूरा टॉपिक है, इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम बोल के, और ये जो है एनर्जीज के बारे में भी नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, नेक्स्ट मॉडल इज बोहर्स मॉडल। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल बोहर्स मॉडल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जो है बोहर्स मॉडल है। तो हिस्ट्री में अगर हम जाएं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सब मॉडल्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम पास आ रहे हैं जो मॉडर्न आज का जो मॉडल जो यूज हो रहा है उसके पास आ रहे हैं। सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल था, फिर रदरफोर्ड का, और अब बोहर का। और जे थॉमसन से इंपॉर्टेंट कौन सा था, रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड से इंपॉर्टेंट और एडवांस है ना। रदरफोर्ड का मॉडल जे थॉमसन के मॉडल से थोड़ा सा एडवांस था, राइट,
कुछ ज्यादा बातें बताई थी उसने, इट वॉज मोर सोफिस्टिकेटेड, राइट। और ये रदरफोर्ड से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। तो लेट्स कम टू बोहर्स मॉडल। देखो बोहर ने जो कुछ लिमिटेशन हमने रदरफोर्ड की पढ़ी थी अभी, उनको ओवरकम किया था। कैसे, क्या क्या पॉइंट्स थे इसके? नंबर 1, इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स an atom consists of nucleus, concentrated at the center, and electrons revolving in सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट जो है ये 2D होते हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशन में क्या होता है, सर्कल जो है ऐसे हमारा, अगर यहाँ कोई सर्कल बनाया है 2 डायमेंशन होगा सर्कल, है ना। दो, ये पूरा प्लेन है, 2 डायमेंशन है। जैसे टीवी की स्क्रीन जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है, मगर हमारा व्यू जो है वो कैसा है, 3 डायमेंशन है ना। तो इसने क्या कहा, सर्कुलर पाथ जो है आसपास वो सर्कल की शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल में 3D भी होंगे, मतलब पूरा स्फीयर होगा आसपास। तो इसने कहा कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, लास्ट में जाके देखो ये चेंज होगा पॉइंट नेक्स्ट मॉडल में, तो इसमें अलग से अंडरलाइन कर लेना, सर्कुलर ऑर्बिट्स। नंबर 2 पॉइंट क्या है, इसने क्या बोला कि जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो फिक्स हैं। मतलब कि सपोज करो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें भी चक्कर काट सकता है, ये भी तो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें भी चक्कर काट सकता है, और इनके बीच में भी कितनी सारी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होंगी, सब में आ सकता है। इसने कहा हर एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ही गिने चुने सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकता है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन है, वो अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट पूरी करेगा तो ही इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर काटेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम सकता है, नहीं, फिक्स कंडीशंस है। An electron can revolve around the nucleus only in those orbits, ऑर्बिट क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कल टाइप के होते हैं, जो न्यूक्लियस के आसपास है सर्कल के फॉर्म में, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है सेकेंड पॉइंट, कि हर ऐसा सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई सर्कुलर पाथ होंगे। वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोस सर्कुलर पाथ्स व्हिच हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी ये डिराइव भी करेंगे, एनर्जी की वैल्यू भी हम देखेंगे कितनी होगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जिनके पास वो एनर्जी है उन्हीं में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, हर एक में नहीं। These orbits are called fixed levels या stationary state। स्टेशनरी स्टेट, इनका नाम क्या होगा ऑर्बिट्स का, इनको डिनोट करेंगे n से, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। मतलब जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है उस ऑर्बिट का नाम होगा 1, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे 2 3 4, या फिर नाम ये भी हो सकता है K L M N O एंड सो ऑन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो पास है उसका नाम है शेल का 1 या ऑर्बिट का या शेल का, फिर उसके बाद 2, कई बार शेल्स भी लिखा होता है, तो हैरान मत हो जाना शेल क्या है, ऑर्बिट को ही बोल देते हैं। तो सबसे पास जो है न्यूक्लियस के वो 1,
उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे ही सबसे पहला शेल K, फिर L, फिर M एंड सो ऑन। फिर उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमता है, ये क्या है, कुछ फिक्स लेवल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फिक्स लेवल ऑफ एनर्जी है, इसको बाद में देखें, पढ़ेंगे कैसे आया ये। तो जिनकी ये एनर्जी होगी उन्हीं ऑर्बिट्स में वो रह पाएगा। मतलब Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। पहले हाइड्रोजन के लिए ये देखा था, ये मॉडल जो है सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए देखा था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z here is एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद करो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन तो उतने हो जाएंगे, है ना। एटॉमिक नंबर याद करो क्या होता था, ये कोई एलिमेंट है, यहाँ पे ये Z नंबर होता है एटॉमिक नंबर। तो जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो Z यहाँ आएगा, और जो शेल है इनकी वैल्यू क्या लिखी है, 1 2 3 4। फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, कुछ एनर्जी की वैल्यू आएगी, राइट। अगर हाइड्रोजन का केस देखें तो Z क्या हो गया 1, और फर्स्ट शेल की बात करें तो N भी 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो सकती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड के लिए क्या हो जाएगी एनर्जी, फॉर्मूले से देख के बता सकते हो। हाइड्रोजन के लिए 16.6/2 सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर 4, 13.6/4 ये होगा 3.6। ये नेगेटिव में भी है एनर्जी, इस पे भी बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले तो ये याद रखो, जितने यूनिट्स आ रहे हैं याद रखो, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही छोटा यूनिट है, अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है याद रखने का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, बिल्कुल इतना ही था। तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है कन्वर्ट, तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो उसे। सपोज दिया हुआ है हमें लेट्स से 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोल रहा है इसको कन्वर्ट करो जूल्स में, तो कैसे करेंगे, 24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आगे जूल लगा दो, खत्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट पे आओ एक बार फिर से, इसने क्या कहा है, कुछ फिक्स शेल्स होंगे हमारे, ऑर्बिट्स होंगे न्यूक्लियस के अराउंड, वो कैसे होंगे फिक्स, उनकी एनर्जी फिक्स होगी, इतनी एनर्जी जिनकी हो। N1 लिख लो तो फर्स्ट शेल की एनर्जी आ जाएगी, 2 लिखो तो सेकंड की आ जाएगी, 3 तो थर्ड की आ जाएगी। फॉर्मूला ये लिख लो, ये कैसे आए इससे बाद में बात करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो फर्स्ट शेल के लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी हो गई E1 बोलते हैं उसको हम, -13.6। अब दिमाग में एक और बात आ रही है कि ये नेगेटिव क्यों है, ठीक है, जस्ट इनकी एनर्जी लिख के फिर इस पर बात करते हैं। ऐसे E2 क्या आएगा, -13.6 इंटू 1 आएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर 13.6/4, ये क्या आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E3 क्या आएगा, इसको 9 से डिवाइड करो, n क्या होगा 3 के लिए 9, n तो 3 होगा, मतलब n² क्या होगा 9। तो 9 1 जा 9, 4 कैरी हो गया, 9 5 जा 45, 10 कैरी हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E4 के लिए इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, -16 16 8 जा 128, तो 8 लिखो, फिर ये 6 8 जाएगा इधर 5 जा, ठीक है। ये वैल्यूज भी याद हो तो बहुत ही अच्छा है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन काफी बार आए हैं, या फिर इनका जहां यूज होता हो वो काफी बार आए हैं। आप बात करते हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं है एनर्जी, हम सेकंड पॉइंट पे ही हैं अभी बोर्स के,
बोहर मॉडल के हम सेकंड पॉइंट पे ही हैं अभी। तो इससे हमें ये एक और बात पता लगी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। भाई हमने तो 4 सेल में देखी है नेगेटिव है, और बाकी सेल में भी इसे डिवाइड ही करोगे तुम, 5 आएगा तो 25 से, छठे सेल में 36 से, फिर 7 का स्क्वायर इस तरह चलते रहोगे, ये नेगेटिव साइन तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो व्हाई इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? ऐसा क्यों लेते हैं हम? देखो, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी क्या होता है? अनगिनत को बोलते हैं, जो बहुत ही इनफाइनाइट क्या होगा, जो गिने नहीं जा सके, इतना ज्यादा हो, इतनी ज्यादा वैल्यू हो कि अनगिनत हो जाए। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, इनफाइनाइट का यहाँ पे क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, मतलब इतनी दूर है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? ये तो हमें पता है। तो जब ये पास आते हैं तो इनमें इंटरेक्शन होती है, जो चार्जेस में इंटरेक्शन होती है। पर जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा इलेक्ट्रॉन किससे? न्यूक्लियस से, तब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। तब क्या बोलेंगे? एनर्जी इनकी एक दूसरे की वजह से एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो का मतलब क्या है? कोई इंटरेक्शन ही नहीं है ना? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस energy of an electron is zero because there is no interaction, इनमें आपस में कोई वो है ही नहीं। ये इतना इससे दूर है कि इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव पे, और इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव पे कोई रोल है ही नहीं, जैसे एग्जिस्ट ही ना करता हो, इसलिए जीरो है। जब ये पास आता जाएगा, फोर्स बढ़ती रहेगी, सिस्टम स्टेबल होगा एंड सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ये वैल्यूज नोट कर लो, अभी याद नहीं हो रही कोई बात नहीं, लिख लो, कोशिश करो बाद में याद हो जाए। देखो, केमिस्ट्री में या किसी साइंस में लोअर एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी। जब ये इसके पास आएगा तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन हो रही है, थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, और जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो ये पहले जीरो था, अब क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जैसे जैसे इसके पास जाता रहेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे इसके पास जाएगा सेल्स में, वैसे वैसे एनर्जी विल बी लेस, और जीरो से लेस होगी तो क्या होगी? नेगेटिव। अब इस पे आओ, लोअर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सपोज एक बॉल है इंक्लाइंड के ऊपर, पहाड़ के ऊपर या इंक्लाइंड के ऊपर, तो ये हमेशा नीचे जाएगी। हर कोई चीज क्या कोशिश करता है? कम एनर्जी हो हमारे पास, यहाँ से बॉल छोड़ दें अगर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, छोड़ेंगे तो लो हो जाएगी। अगर बॉइलिंग वाटर रख दें यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? एनर्जी बहुत ज्यादा है बॉइलिंग वाटर की कंपेयर टू द रूम, तो वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो हर कोई चीज कोशिश करता है। ऐसे मान लो आपको गाड़ी चलानी है या स्कूटर चलाना है, तो क्या करते हो? एक्टिवा चलानी है, रेस देते हो, रेस देते ही क्या हुआ? एकदम से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वो फटाफट आगे गया। उसके बाद क्या वो रुक जाएगा और रेस नहीं दोगे तो? मतलब एक बार जब एनर्जी ज्यादा हुई तो वो कोशिश करेगा एनर्जी कम ही हो जाए, मेरे से कम करने के लिए आगे जाएगा। तो हर सिस्टम क्या ट्राई करता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए, बिकॉज लोअर एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। जब ये इसके पास आ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रही है, एनर्जी लूज करेगा, ये लूज करके और स्टेबल होगा। लूज करेगा तो पहले जीरो थी और अब नेगेटिव हो गई। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सेकंड पॉइंट से ही मैंने बोहर के मॉडल से डिस्कस कर लिया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। So now coming to the third point, energy of an electron is quantized.
क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, कोई कोई वैल्यूज ये ले पाएगा, हर वैल्यू नहीं ले पाएगा। अब सपोज हम चल रहे हैं, सपोज कुछ डिस्टेंस वॉक करते हैं, तो हम कितना डिस्टेंस वॉक करते हैं ये कोई उसकी कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए, राइट। हम हो सकता है 1.1 किलोमीटर चलें, हो सकता है 1.0025 चलें, कुछ भी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कुछ कुछ सीमित वैल्यूज ही हैं, हमने देखी थी अभी कौन कौन सी, -13.6 ये वैल्यू ले सकता है हाइड्रोजन के केस में। फिर दूसरी वैल्यू क्या थी, -3.6। इनके बीच में जो वैल्यूज है वो नहीं ले सकता। ऐसी कोई चीज हो, जैसे एनर्जी है इस केस में इलेक्ट्रॉन की, जो गिनी चुनी चीजें ही उठा पाए, हर वैल्यू तो नहीं हो सकता। हम ये तो नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हम कह सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट शेल में हो सकती है, क्या -13.5 हो सकती है, नहीं हो सकती। हर वैल्यू नहीं ले सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोलते हैं क्वांटाइज है। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, कुछ कुछ वैल्यूज ही उठा सकता है। तो बोहर ने ये भी बोला, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। फिर इसको स्टार मार्क करो, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इस पे पूरा चैप्टर आएगा फिजिक्स में। अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो, m इंटू वी इंटू आर, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की, रेडियस भी इलेक्ट्रॉन का, इज इक्वल टू NH/2 पाई। पाई सबको पता होगा क्या होता है, h हमने किया था लास्ट चैप्टर में, इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी याद होगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जिस भी शेल में होगा वो n ले लेंगे। अगर पहले शेल में है तो n इज इक्वल टू 1, दूसरे शेल में है तो n इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। तो शेल्स भी ऐसे चलेंगे और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड हो गई, ठीक वैसे जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब ये हर वैल्यू नहीं उठा पाएगा, फर्स्ट शेल में होगा तो h/2 पाई ही वैल्यू होगी। ये पूरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। इसकी वैल्यू फर्स्ट अगर शेल है तो h/2 पाई, सेकेंड शेल है तो 2h/2 पाई। क्या हुआ, मतलब क्या क्या वैल्यूज हो सकती है इसकी, पहले शेल के लिए h/2 पाई, दूसरे शेल के लिए h/पाई, तीसरे के लिए 3h/2 पाई, फिर फोर्थ शेल के लिए 2h/पाई। इस तरह वैल्यू ले सकता है। तो ये भी लिमिटेड हो गई, और ऐसी वैल्यू से क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। तो इसने क्या बोल दिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे बात करते हैं अभी, डज नॉट एमिट, रिलीज मतलब, और एब्जॉर्ब एनर्जी। देखो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए। मतलब कि सपोज हाइड्रोजन का केस लो, अगर तुम, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियस है, ये सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहीं पे होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, और ये फर्स्ट शेल जो है या फर्स्ट ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट हो गया। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें अगर वो घूम रहा है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। अगर इसको ज्यादा, अगर ये सपोज इसको एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करवा दी, मतलब कोई वेव डाली इसके ऊपर, तो खुद ब खुद तो अपने आप से ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। 6 पॉइंट इसी पे है, फिर भी एक बार सुनो,
अपने आप से इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड बढ़िया से, तो अपने आप से ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हम कोई वेव गिराते हैं इसके ऊपर, लाइट वेव गिराते हैं सपोज, हीट एनर्जी देते हैं उसको, तो एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब की, है ना। और एनर्जी ज्यादा कहाँ होती है, जैसे जैसे शेल दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से एनर्जी बढ़ती रहेगी। याद करो सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था हमने कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, 0। उसके बाद जैसे जैसे पास आता रहेगा न्यूक्लियस के, एनर्जी कम होती रहेगी। तो अगर एनर्जी हमने बढ़ा दी उसकी इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉन ऑन gaining energy moves away from nucleus an electron on losing energy moves क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो हम ग्राउंड स्टेट समझ गए। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जिसमें ओरिजिनली होगा, एटम पड़ा है आराम से स्टेबल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर उसको हमने एनर्जी दे दी एक्स्ट्रा, तो वो किसी और ऑर्बिट में भी जा सकता है। कौन से ऑर्बिट में जाएगा, एब्जॉर्ब करके जो अवे होंगे, तो उनको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या, ओरिजिनली जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो तो होगा ग्राउंड स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ज्यादा एनर्जी आ गई इसके पास, तो जब दूर जाएगा तो किसी और शेल में चला गया सपोज, तो वो होगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब असली में जहां उसे होना चाहिए, जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन है। और एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोड़ा दूर चला गया, अब एनर्जी आ गई, अब न्यूक्लियस के दबाव से दूर जा सकता है, तो फिर थोड़े दूर शेल में चला गया, वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये टर्म अच्छे समझ आ गई हमें, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड थोड़ा दूर होगा न्यूक्लियस से। हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर ग्राउंड स्टेट में बढ़िया से चल रहा है तो खुद ब खुद ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कि ये टर्म्स बहुत काम आएंगी, अच्छे से लर्न होनी चाहिए हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, कमिंग टू सिक्स्थ पॉइंट, और ये भी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर पे जाएगा और एनर्जी रिलीज कर, देखो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी हो गई, ज्यादा एनर्जी होते ही अनस्टेबल हो गया, तो न्यूक्लियस के दूर दूर जाता रहेगा। और अगर एनर्जी रिलीज कर रही है और स्टेबल हो रहा है, तो न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। पॉइंट नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन ऑन लूजिंग एनर्जी moves closer to nucleus and on gaining energy moves away from nucleus। तो हम समझ गए, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, देखो हाइड्रोजन के केस में तो n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, तो हाइड्रोजन का केस देख लेते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, सपोज इसको हमने कोई वेव डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव मान लो, कोई बात नहीं, इस पर लाइट डाली हमने, इसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलते ही अगर एनर्जी गैप देखेगा कितनी एनर्जी मिली है, अगर इतनी मिली है तो यहाँ चला जाएगा, इससे भी ज्यादा मिली है तो यहाँ देखेगा, यहाँ भी जा सकता है। ये सारे क्या है इसके लिए, एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट 1 बोल सकते हो इसको, और इसको एक्साइटेड स्टेट 2। और घर कहां पे है इसका, n इज इक्वल टू 1 पे, वो क्या है इसका ग्राउंड स्टेट। और ये वाला n इज इक्वल टू 2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट 1।
n इज इक्वल टू 3 क्या है, एक्साइटेड स्टेट 2 एंड सो ऑन। तो हम समझ रहे हैं ग्राउंड स्टेट क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे। और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड पे कैसे आएगा, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे कैसे आएगा, रिलीज एनर्जी। रिलीज एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के पास, और एक और बात, बहुत टाइम तक एक्साइटेड स्टेट पे रहता भी नहीं है, इट इज एन अनस्टेबल कंडीशन। अगर जो उसका ग्राउंड स्टेट है वही मैक्सिमम स्टेबिलिटी का स्टेट है। तो अगर एक बार हमने हीट उसको देके एक्साइटेड स्टेट पे ले आए इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ी देर बाद कंडीशंस नॉर्मल होने पे वो अपने आप एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। एक और बात लिखो कि an electron stays in excited state, an electron stays in excited state for a very short interval of time and eventually मतलब बाद में, and eventually returns to the ground state। तो excited state पे बहुत थोड़ी देर स्टे करेगा इलेक्ट्रॉन, आना तो उसको ग्राउंड स्टेट पे ही है। सो जैसे इस बोहर ने हमें क्या क्या आंसर दिए, इसने बताया हमें कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, हर शेल की एनर्जी एक फिक्स वैल्यू है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हाइड्रोजन के लिए हमने कौन सा देखा कि फर्स्ट शेल की एनर्जी होगी -13.6, सेकंड की होगी -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक, तो ये 3.4 है, ये फिक्स वैल्यूज एनर्जी की। इनके बीच में जो जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, इन एनर्जीज के शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और हमने क्या देखा था कि एक ग्राउंड स्टेट है, बाकी एक्साइटेड स्टेट है, उससे ऊपर वाले अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, दूर जाएगा न्यूक्लियस से, और एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर न्यूक्लियस के पास आएगा। एक्साइटेड स्टेट पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं टिकता, वापस किस पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू देखी थी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी, -13.6 Z²/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, राइट। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n मतलब हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, और बाकी एलिमेंट्स में जैसे हीलियम होगा अगर, तो हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसके लिए 2 रखेंगे यहाँ पे, और जिस शेल में है इलेक्ट्रॉन वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट तो 1 पे ही है, मगर अगर हम कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में ही, हाइड्रोजन एटम है कोई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे है, तो n क्या होगा, 3 होगा, है ना। n इज इक्वल टू 1 किसको मानते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, ग्राउंड स्टेट को। n इक्वल टू 2 किसको बोलते हैं हाइड्रोजन के केस में, एक्साइटेड स्टेट 1, और n इक्वल टू 3 किसको बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट 2 को। तो अगर क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोजन एटम है एक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे है, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, -13.6 इंटू 1² अपॉन एक्साइटेड स्टेट 2 है, तो n3 हो गया 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, वैसे तो याद ही होनी चाहिए वैल्यूज कि थर्ड के लिए कितना होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बता सकते हैं फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आएंगे इसमें कि हीलियम का सपोज एटम है, हीलियम के लिए Z2 हो जाएगा, वो n इज इक्वल टू 4 के लिए कितनी एनर्जी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, Zn बदलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सेकंड वेलोसिटी भी बताई उसने हमें, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी डिपेंड करेगी, देखो एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो एटॉमिक नंबर पे कि एटम कौन सा है, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, कौन सा है, और शेल नंबर कौन सा है, पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, शेल ऑर्बिट एक ही बात है, ठीक है, कभी मैं शेल बोलता हूँ कभी ऑर्बिट बोलता हूँ, बातें दोनों एक सी हैं इसमें। तो ऑर्बिट कौन सा है, अगर फर्स्ट है तो ये लगाएंगे, सेकंड है तो ये लगाएंगे। तो एनर्जी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, इन पे फॉर्मूला तो है हमारे पास, साथ में ये दो चीजें भी चाहिए। ऐसे वेलोसिटी भी 2.18
Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये भी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जस्ट लाइक एनर्जी Z/n। और किसमें है मीटर पर सेकेंड, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उसमें Z²n² था, उसका अंडर रूट ले लो, Zn² का Z/n आ गया। तो ये दो फॉर्मूले याद रखो, और साथ में रेडियस ऑफ द शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस क्या होगा, ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो तीनों वैल्यूज हैं ये, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, हमें अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, रेडियस ऑफ शेल 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। एंगस्ट्रॉम याद करो क्या था, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स था, याद करो। तो रेडियस भी पता होना चाहिए, किस किस पे डिपेंड करेगा, ये भी n और z दोनों पे डिपेंड करेगा, कौन सा एटॉमिक नंबर है और शेल नंबर कौन सा है, शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है, वो वैल्यू पुट करके हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक बोहर की थ्योरी है, इसकी डेरिवेशन कैसे हुई थी वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी के लिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब सपोज क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन एटम में एन इलेक्ट्रॉन moves from n equal to 1 to n equal to 4. How much energy will it absorb? How much energy will it absorb? ठीक है, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। पहले तो कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास होकर दूर जाता है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इंफिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ आएगा, एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुई है तो फिर यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, देखो यहाँ 0 होती है और यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाती है, एब्जॉर्ब करता है तो सॉरी रिलीज करता है। तो इधर एब्जॉर्ब हुई है एनर्जी तो कम वाले शेयर से ज्यादा में गया। तो डिफरेंस देख लो, मैंने बताया था 1 से 4 की वैल्यू याद रखनी है, कितनी होती है फर्स्ट शेल पे, माइनस n इज इक्वल टू 1 पे कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 4 पे कितनी होती है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका डिफरेंस ले लो, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा होगी उसकी एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका। और अगर फॉर्मूले से चलना है तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगाना है अगर मान लो वैल्यूज याद नहीं है, या फिर n इज इक्वल टू 5 के लिए पूछ रहा है। चलो 1 से 4 तो हमें याद है, सपोज क्वेश्चन आता है 5 में, तो ठीक है 1 पे एनर्जी निकाल लो। हाइड्रोजन का केस है तो फिर z इज इक्वल टू 1, पहले n इक्वल टू 1 रखो, तो एनर्जी फर्स्ट में कितनी आ गई, माइनस 13.6, फिर एनर्जी फिफ्थ पे निकाल लो, कितनी आएगी, माइनस 13.6 अपॉन 25 इज इक्वल टू 11.54 माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, तो डिफरेंस ले लो इसमें, दिस माइनस दिस वही होगा, कितनी आ गई, माइनस सॉरी प्लस 13.06। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तब 1 से 5 पे जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं हम।